नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव के संग्राम में कांग्रेस बीजेपी के बीच तल्ख बयानबाजी जारी है। वार पलटवार और बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का स्पेशल फोकस नजर आ रहा है और उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा अपने शबाब पर है। उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। उपचुनाव के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर मचे सियासी घमासान की। प्रदेश में एक तरफ जहां एक एक कर कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वहीं चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह पार्टी में रहकर ही लगातार पार्टी को नसीहत दे रहे हैं। इस बार लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी को बाबाओं से दूर रहने की नसीहत दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को फिर घेरा। बाबाओं को उपचुनाव में न बनाए चेहरा। बीजेपी बोली कांग्रेस के भीतर नहीं बची विचारधारा। उपचुनाव से पहले फिर चढ़ा सियासी पारा। चाचौड़ा के विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह के इस ट्वीट के बाद उपचुनाव से पहले फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस ट्वीट के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम कांग्रेस के साथ ही बीजेपी और संघ की विचारधारा को निरंतर कोसते हैं। मैं भी उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, मगर कांग्रेस की विचारधारा कहां गुम हो गई है। चुनाव में हमें दुष्ट तांत्रिक बाबाओं की मदद लेनी पड़ रही है। लक्ष्मण सिंह ने ये ट्वीट किस बाबा को लेकर किया है, अब सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस में जो बाबा प्रचार की कमान संभाले हुए हैं वो कंप्यूटर बाबा है, जो उपचुनाव वाली सीटों पर साधु संतों के साथ प्रचार करने में जुटे हैं। वहीं लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस के बड़े नेता गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा सेवा भाव की रही है। कांग्रेस की विचारधारा यथावत है और कांग्रेस की विचारधारा सेवा की विचारधारा है और मेवा की नहीं है। इसलिए सेवा की विचारधारा कांग्रेस की हमेशा से रही है और अभी से नहीं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ और महात्मा गांधी ने कोई पद नहीं लिया। श्रीमती सोनिया गांधी ने 2004 में कांग्रेस को विक्ट्री दिलाई, सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी को हरा के, लेकिन उन्होंने कोई पद नहीं लिया, प्रधानमंत्री नहीं बनी। तो इस सेवा की भावना हमेशा से कांग्रेस में रही और आज भी है। जैसे ही लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी को नसीहत दी तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि कमलनाथ जी से सवाल पूछेंगे तो आपको भी सड़क पर उतरने की सलाह देंगे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा लुप्त हो गई है, इसलिए कांग्रेस सुप्त है और कांग्रेस के भीतर विचारधारा बची ही नहीं है। वो वैसे तो ये दोनों नेताओं पर ही बोल रहे हैं। दोनों का आचरण आपने देखा होगा। भाई ने भी वो मिर्ची बाबा का यज्ञ और जाने कौन कौन से यज्ञ कराए। देखिए यार, मैं महात्माओं पर संतों पर नहीं जा रहा। मेरा तो ये कहना है कि एक बात उनकी ठीक है कि मूल विचारधारा ही लुप्त हो गई कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस सुप्त हो गई। वो लुप्त तो ये सुप्त। इसी अवस्था में कांग्रेस आगे विचरण करने वाली है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का है। ये पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी को नसीहत दी हो। इससे पहले भी वो कई बार पार्टी लाइन के खिलाफ चल चुके हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले इनका ये ट्वीट सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले कार्यकर्ता से लेकर नेताओं तक को खुश करने की कोशिश अब कांग्रेस में भारी पड़ने लगी है। उपचुनाव के लिए बड़े नेताओं की सिफारिशों पर जिला कांग्रेस कमेटी से लेकर पीसीसी स्तर पर हुई नियुक्तियों पर पार्टी में अब भारी असंतोष है। शिकायतें इतनी ज्यादा हैं कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने फिलहाल नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। ग्वालियर कांग्रेस में ये झगड़ा तब हुआ जब विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा होटल में मौजूद थे। युवक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राकेश शर्मा संगठन में हुई नियुक्तियों को लेकर प्रभारी के पास आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे। तभी उनका पूर्व मंडल अध्यक्ष दलबीर गुर्जर से सामना हुआ। फिर क्या था,
दोनों में गाली गलौज होने लगी और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। विवाद थाने भी पहुंच गया। मैं पीसी शर्मा जी से मिलने गया था, वहाँ पर दलवीर वोरे जी ने मेरे को गालियाँ दी। उसके बाद तानसेन होटल आए, मैं भी वहाँ पहुँचा पीसी शर्मा जी के साथ पीछे, तो वहाँ पर आकर उन्होंने फिर मुझे मामानी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। भैया कुछ नहीं ना, कुछ मैंने अपना विरोध प्रकट किया था वहाँ कि माननीय मेरा ये पद मेरे को मिलना चाहिए था। दरअसल उपचुनाव से पहले कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ग्वालियर चंबल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह और दूसरे बड़े नेताओं की सिफारिशों पर नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन अब आवाज़ उठ रही है कि कुछ ऐसे चेहरों को भी पार्टी में पदाधिकारी बना दिया गया जिनका पार्टी में कोई वजूद नहीं। शिकायतें इतनी ज़्यादा आई कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को फिलहाल नई नियुक्तियों पर रोक लगाना पड़ा है। ठीक है कि जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनके क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस होगी, उन सबको पार्टी के पद चाहे प्रदेश लेवल के हों चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल दिए जाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि आदरणीय अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ जी की मान्यता है। उधर कांग्रेस के झगड़े को लेकर ताक में रहने वाली बीजेपी इस सिर्फ फुटबॉल पर चुटकी लेने से नहीं चूकी। ऐसी कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब है जिसमें 150 तो उपाध्यक्ष हैं, 250 महामंत्री हैं और 300 के लगभग मंत्री हैं। ऐसी आपने कार्यकारिणी जम्बो देखी नहीं होगी। जब जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको एक पत्र भेज देते हैं। इनको पता चलता है कि फलाना आदमी भाजपा में जा सकता है, उसी को प्रदेश का मंत्री बना देते हैं, उपाध्यक्ष बना देते हैं। बीजेपी भी कलह से अछूती नहीं है, लेकिन आखिर कांग्रेस कब संभलेगी? गुटबाजी के कारण ही सत्ता में वापसी करने में लंबा वक्त लगा। जब सत्ता मिली तो 15 महीने में ही हाथ से चली गई। एक बार फिर उपचुनाव में कांग्रेस के पास बड़ा मौका है, लेकिन सवाल यही है, आखिर उपचुनाव से पहले कलह के कल्चर से बाहर निकल पाएगी कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच शिवराज सरकार क्वारंटाइन हो गई है। मुख्यमंत्री और 3 मंत्रियों समेत कई बड़े नेता भी कोरोना की चपेट में हैं और उपचुनाव को लेकर जिस तेजी से नेता और कार्यकर्ता सक्रिय हो गए थे, वो अब सब अपने घरों को लौट गए हैं। कोरोना की मार ने बीजेपी की उपचुनाव की तैयारियों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। बीजेपी की सियासत लॉकडाउन, क्या रुक जाएगा सियासी अभियान? थम जाएगी उपचुनाव की तैयारियों की रफ्तार? अटकी कार्य समिति, टली महत्वपूर्ण बैठक। मध्य प्रदेश बीजेपी की टॉप लीडरशिप कोरोना की चपेट में है। मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, भोपाल संभाग के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। स्वाभाविक रूप से प्रदेश के बीजेपी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सीएम शिवराज चिरायू मेडिकल कॉलेज से सरकार के कामकाज निपटा रहे हैं और इन सब के बीच आने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अस्वस्थ हैं और उसके बाद भी एक एक जिले की समीक्षा होती है। वो आज हम तो आभार व्यक्त करेंगे कि पूरा समय, मतलब शायद मेरे ख्याल से प्रदेश का एकमात्र, हिंदुस्तान के प्रदेशों का एकमात्र मुख्यमंत्री है जो कभी अस्वस्थ हुए तो भी अपना पूरा समय जनता को समर्पित कर दिया, आराम के लिए एक क्षण नहीं दिया। और भी मेहनत करना चाहते हैं, इसीलिए आप देखते होंगे कि लगातार सोच कि कैसे उनकी प्रदेश की जनता का कल्याण हो। और ऐसा नहीं है कि इसी बारे में हमने सोचा हो, जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तब भी उनकी यही स्थिति रहती थी, रात भर जगने की। और इसलिए अभी भी वो चाहते हैं, छटपटाहट है उनके मन में, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय जनता को दे सकें। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का हम सब पालन करें। सरकारी कामकाज तो उसी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन क्या बीजेपी संगठन उसी रफ्तार से कामकाज कर पाएगा? बीजेपी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, मसलन विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली करना, बहुप्रतीक्षित प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना है, उपचुनाव के मद्देनजर मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक होनी है। बीजेपी में संगठन मंत्री और अध्यक्ष ही तमाम फैसले लेते हैं और जब दोनों ही कोरोना संक्रमित हैं तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी के काम पर असर पड़ेगा। भाजपा पिछले 1-1.5 महीने से उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बहुत तेजी से मंथन, न सिर्फ मंथन कर रही थी बल्कि लगातार उसकी वर्चुअल बैठकें हो रही थी। प्रदेश कार्यालय में भी लोगों का लगातार जमावड़ा हो रहा था
यह बात अलहदा है कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी जिस तेज़ी से चुनावी अभियान में अपने लगी थी और चुनावी माहौल बना रही थी, कोरोना संकट और कोरोना के कहर ने उस पर ब्रेक लगा दिया है। चुनावी गतिविधियां बीजेपी की थम गई हैं। बीजेपी संगठन सरकार दोनों ही कोरोना की चपेट में है। ऐसे में कामकाज प्रभावित होना लाजमी है। ये संकट उस समय ज्यादा बढ़ जाता है जब सामने उपचुनाव जैसी चुनौती हो। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव के चक्रव्यूह में अब बात करेंगे सांवेर विधानसभा सीट की। इंदौर की सांवेर विधानसभा में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी सांवेर विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर विकास कार्यों की सौगात देने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को लेकर मैदान में है। देखिए सांवेर के संग्राम में कैसे चल रही है सियासी खींचतान। सांवेर सीट पर जंग होगी आर पार। बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट किया तैयार। कांग्रेस जनता को गिनाएगी नाथ के काम। क्या विजन डॉक्यूमेंट से निकलेगी जीत की राह? प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। उपचुनाव में सबसे हॉट सीट मानी जा रही इंदौर की सांवेर विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का होगा। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सांवेर के लिए बीजेपी ने खास विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसके जरिए क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के साथ ही किसानों को योजनाओं का फायदा पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। खुद मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि सांवेर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही शिक्षा के लिए बीजेपी सरकार कई सौगातें दे रही है। साथ ही अब नर्मदा भी जल्द ही सांवेर पहुंचेगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और किसान की उपज का उचित दाम मिले, किसानों का विकास हो, खास समय पे मिले। जो किसानों ने जो एक ऐतिहासिक बम्पर फसल हुई है, उसका एक एक दाना मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने खरीदा और देश के में एक इतिहास बनाया। 1,37,00,000 टन मेट्रिक, लगभग 15 लाख किसानों का गेहूं खरीदा, 2900 करोड़ फसल बीमा दिया, संबल योजना लागू की। सांवेर प्रापर में नर्मदा का जल अति शीघ्र एक घर जाने वाला है। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ पूजन कर। इधर बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सांवेर में जो काम 15 महीनों में कमलनाथ सरकार के वक्त हुए, बीजेपी और मंत्री तुलसी सिलावट उसी का श्रेय ले रहे हैं और ये बात जनता भी जानती है। उपचुनाव को देखते हुए भाजपा सांवेर के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बना रही है। सांवेर की जनता को दी जाने वाली लॉलीपॉप है, क्योंकि जब भाजपा की सरकार थी तब वहां पर भाजपा के ही विधायक थे, लेकिन भाजपा ने कभी भी सांवेर की सुध नहीं ली। अभी जो विजन डॉक्यूमेंट बना के दे रही है भाजपा, और इसमें बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे कर रही है, सिर्फ महज सांवेर की जनता को दी जाने वाली चुनावी लॉलीपॉप है। जो भी सांवेर में विकास हुआ या जो भी सांवेर की व्यवस्था में थोड़ा सुधार आया, वो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार में ही हुआ है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों की बातचीत हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो या पानी के क्षेत्र में हो, जो भी सुधार सांवेर में हुआ ये कमलनाथ जी की जो कम समय की सरकार रही उसमें ही हुए। बाकी कभी भाजपा ने सांवेर की सुध नहीं ली। बहरहाल उपचुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे और वादे हैं, लेकिन सांवेर के संग्राम में जनता की उम्मीदों पर कौन सी पार्टी खरा उतर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के इस्तीफे के बाद खाली हुई बदनावर सीट पर भी जल्द ही उपचुनाव की जंग देखने को मिलेगी। दत्तीगांव शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, उनको बीजेपी का टिकट मिलना अब तय है। वहीं कांग्रेस अभी उम्मीदवार की तलाश में जुटी है, लेकिन बदनावर में उपचुनाव से पहले कांग्रेस में बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई देखने को मिल रही है। बदनावर में जबरदस्त होगी जंग। कांग्रेस में फंसा स्थानीय बाहरी का पेंच। टिकट को लेकर सियासत भी हुई तेज।
उपचुनाव में जनता होगी किसके संग? उपचुनाव से पहले बदनावर कांग्रेस में स्थानीय बाहरी का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। स्थानीय दावेदार बाहरी का विरोध करने में जुट गए हैं तो कांग्रेस से बाहरी दावेदार मनोज गौतम, गोविंद पाटीदार और शरद सिंह सिसोदिया टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिस वजह से 15 स्थानीय दावेदारों में टिकट के लिए जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बदनावर में पिछले कई विधानसभा चुनाव में बाहरी प्रत्याशी का दबदबा कायम रहा। 15 चुनाव में 8 बार बाहरी प्रत्याशी को जीत मिली तो 7 बार जनता ने स्थानीय प्रत्याशियों को चुना। कांग्रेस बीजेपी ने जब भी बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतारा, चुनाव में जीत मिली। 1998 के बाद से अब तक स्थानीय व्यक्ति को यहां हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि विधायक कांतिलाल भूरिया बाहरी प्रत्याशी के सवाल से बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वही ध्यान रखा जा रहा है, सबको आम सहमति बना के सब लोगों को बिठा के, और जो सबकी मर्जी का उम्मीदवार यहाँ है, ये हमारी भी कोशिश है और यहाँ के सब लोग भी इस बात को चाहते हैं कि स्थानीय होना चाहिए। तो हाईकमान इसके ऊपर विचार कर रही है, उसका सर्वे हो रहा है, सर्वे में जो ठीक लगेगा वही होगा। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के इस्तीफे के बाद खाली हुई बदनावर सीट पर उपचुनाव होंगे। बीजेपी का कहना है कि चुनाव में बाहरी मुद्दा नहीं है और दत्तीगांव बाहरी भी नहीं माने जाते, वो यहाँ के मतदाता हैं। मैं तो लगभग पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा और हजारों लोगों से मिला हूँ। न घमासान है न ये मुद्दा है, और इसलिए स्थानीय और बाहर का कोई मुद्दा ही इस इलेक्शन के अंदर अभी तक चर्चा में नहीं है। तो उनकी सारा कारोबार यहाँ पे, और इसलिए पहली बात तो ये कि उनको बदनावर करना माना जाना ही प्रश्न है। पूर्व में राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव बाहरी थे, किंतु वर्तमान में 10 सालों से वो बदनावर के निवासी हो चुके हैं। और जिस प्रकार ये बाहरी और स्थानीय का मामला मुद्दा है, ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से मायने नहीं रखता। इसमें तो जो देखा जाए वो उसकी ताकत और उसके साथ कितने कार्यकर्ता हैं और उसका क्षेत्र में कितना प्रभाव है, उसके हिसाब से ही राजनीतिक दलों को टिकट देना चाहिए। बदनावर से 5 विधानसभा चुनाव लड़ चुके राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की यहां अच्छी पकड़ मानी जाती है। एक बार निर्दलीय और 3 बार कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल कर चुके दत्तीगांव इस बार कमल निशान के साथ मैदान में होंगे, लेकिन कांग्रेस में अभी स्थानीय और बाहरी को लेकर असमंजस बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार के चयन के लिए सर्वे करवा रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस का कोई भी नेता बाहरी स्थानीय के मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रहा है। महेश पाटीदार, बंसल न्यूज, बदनावर। आने वाले उपचुनाव में बीजेपी उन्हीं चेहरों को टिकट देकर मैदान में उतार सकती है जो विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन पार्टी को इनकी मुखालिफत का अंदरूनी डर भी है। इसलिए पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी आपसी समन्वय की बात कह रहे हैं। ऐसा ही कुछ करेरा विधानसभा उपचुनाव के लिए आयोजित विधानसभा उपचुनाव की कोर कमेटी और प्रबंध समिति की बैठक में देखने को मिला, जहां कमेटी के पदाधिकारियों को संबोधित करने प्रदेश संगठन के प्रदेश महामंत्री बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि हम सब मिलकर बिना किसी भेदभाव के इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये विशेष चुनाव है, इसमें समन्वय जरूरी है। तौर पर भटक गई है और भटक जाने के कारण ही कांग्रेस की दुर्दशा होती जा रही है। और हमारे जो साथी आज हमारे साथ आए हैं, निश्चित तौर पर वो इसलिए आए कि कांग्रेस देश के एजेंडे से भटक रही है, और देश के एजेंडे से कांग्रेस भटक रही है, और भारतीय जनता पार्टी देश के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। उपचुनाव का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।